हेलो। हाँ, तो कहाँ तक आ गए थे पर इंडेक्स नंबर। ठीक है, चार टेस्ट होते हैं और यूनिट टेस्ट सारे फार्मूले सेटिस्फाइड करते हैं, है ना। टाइम रिवर्सिबल टेस्ट को दो फार्मूले और दो मेथड सेटिस्फाइड करती है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को केवल फिशर का फार्मूला सेटिस्फाइड करता है और सर्कुलर टेस्ट को कोई फार्मूला सेटिस्फाई नहीं करता है सिवाय दो मेथड के। इसलिए वो थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाता है वहां पे। ठीक, उसके बाद हम पढ़ते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। सचिन 204 में 2 मिनट आ जाना। 204 में आ जा। 200, हाँ। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर पर्टिकुलर क्लास के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को मेजर करने का काम करते हैं। बेस ईयर की तुलना में करंट ईयर में महंगाई बढ़ी, उस महंगाई के अनुपात में लोगों की इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में वो चेट वाला सिस्टम ला देना है। उनके लिविंग स्टैंडर्ड में चेंज आया कि नहीं आया, उस चीज को मेजर करने का काम कौन करता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर नहीं है ये अलग, वो अलग चीज है। वो लास्ट प्राइस इंडेक्स नंबर है, उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर बोलते हैं। ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। दो मेथड है। पहली मेथड का नाम है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें हम लास्पारेज का फॉर्मूला यूज करते हैं। वो है आपका सीपीआई बराबर समेशन ऑफ P1Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, दूसरी मेथड है जिसका नाम है फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड में क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन ऑफ RW अपॉन समेशन ऑफ W। R प्राइस रिलेटिव है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100 और W यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। P0Q0 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो W आ जाएगा और फिर उस W का अपन R में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दो मेथड है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर हमको ये बताते हैं कि बेस ईयर की तुलना में करंट ईयर में जितनी महंगाई बढ़ी है उस अनुपात में वर्कर की इनकम बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। अगर उसकी बढ़ी है तो वो फायदे में है, नहीं बढ़ी है तो नुकसान में है। जितने पैसे उसको कम पड़ रहे हैं उतने पैसे वो डियरनेस अलाउंस के रूप में अपने गवर्नमेंट से या अपने मालिक से मांगेगा कि साहब मेरे को इतना डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता दिया जाए। तो इसका पर्टिकुलर पैटर्न का क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। बेस ईयर में वर्कर 5,000 रुपये कमा रहा था, करंट ईयर सीपीआई जो है वो 120 है, तो वर्तमान में इन्हें करंट ईयर में उसको कितने रुपए कमाने पड़ेंगे कि वो अपने बेस ईयर के लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाएगा। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, कितना आ गया आंसर? 100 कर देंगे तो कितना? 6,000। तो 6,000 रुपये चाहिए साहब उसको। अगर वो 5,500 रुपये कमाता है तो वो 500 रुपये से लॉस में है। अगर वो 6,500 रुपये कमाता है तो वो 500 रुपये से प्लस में है। अगर वो 5,500 रुपये कमाएगा तो उसको कितने रुपए का डीएनएस अलाउंस की जरूरत पड़ेगी? 500 रुपये की डीएनएस अलाउंस की जरूरत पड़ेगी। बहुत सिंपल सा सब चीजें हैं। अपन इनको कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। सीधे सीधे आती है, सीधे सीधे पढ़ के जाओ। ठीक, उसके बाद एफबीआई है, सीबीआई है। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर और चेन बेस इंडेक्स। धगा छुपा सा टॉपिक है, बहुत कुछ वेटेज नहीं है इसको, क्योंकि इसके क्वेश्चन लंबे लंबे बनते हैं तो आमतौर पर इसके फार्मूले पूछ लिए जाते हैं। एफबीआई का फार्मूला क्या है? करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। वर्तमान वर्ष का मूल्य बटे आधार वर्ष का मूल्य गुणित 100। जिस ईयर को बेस ईयर माना गया है उसी से हम हर जगह डिवाइड करते चले जाते हैं, वो एफबीआई होता है। सीबीआई क्या है? सीबीआई का फॉर्मूला जैसे पिछले अटेम्प्ट में पूछ लिया उन्होंने, सीबीआई का फॉर्मूला क्या है? तो करंट ईयर लिंक रिलेटिव, करंट ईयर लिंक रिलेटिव मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस ईयर सीबीआई डिवाइडेड बाय 100। ये क्वेश्चन पिछली बार आ चुका, ये टॉपिक कवर हो चुका, इसका क्वेश्चन इस बार आएगा, कोई चांस नहीं है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के फुल 2 चांस है आने के। बाकी लास्पारे पासे फिशर तो हर बार पूछते ही पूछते हैं, वो तो है ही है, हर अटेम्प्ट में है, उनको तो इग्नोर कर ही नहीं सकता। तो इस बार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर का थोड़ा सा मामला जो है वो बढ़ गया है।
ये एफबीआई और सीबीआई है। फिर इनके कन्वर्जन के फार्मूले अपन ने पढ़े हैं, एफबीआई का सीबीआई में और सीबीआई का एफबीआई में कन्वर्जन करना। फिर एक आपने पढ़ा है बेस शिफ्टिंग। बेस शिफ्टिंग का फार्मूला क्या है? इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू करंट ईयर प्राइस इंडेक्स, करंट ईयर इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय न्यू बेस ईयर इंडेक्स नंबर। न्यू बेस ईयर इंडेक्स नंबर को हम डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, तो नए बेस ईयर के हिसाब से इंडेक्स नंबर निकल जाते हैं। क्वेश्चन था टेस्ट पेपर में, करा कि नहीं करा? चलिए साहब, तो बेस शिफ्टिंग का फार्मूला भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर जो टॉपिक आता है वो स्प्लाइसिंग आता है। स्प्लाइसिंग दो तरह से होती है, एक फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग होती है और एक बैकवर्ड स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग मतलब दो इंडेक्स नंबर सीरीज को कंप्लीट करना एक दूसरे की हेल्प से, एक कॉमन ओवरलैपिंग ईयर उसमें अपने को दिया हुआ रहता है, बीच में एक ऐसा ईयर रहता है जिसमें दोनों डेटा हमको मालूम रहते हैं। कराया ना क्वेश्चन मैंने। फार्मूला क्या है फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग का फार्मूला? फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग का फार्मूला है इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 100 अपॉन ओवरलैपिंग ईयर इंडेक्स नंबर, ओवरलैपिंग ईयर इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज, पुराने सीरीज का ओवरलैपिंग ईयर इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय गिवन इंडेक्स नंबर ऑफ गिवन इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज, नहीं ओल्ड नहीं न्यू सीरीज, इधर आती ना न्यू सीरीज। 100 अपॉन ओवरलैपिंग ईयर इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज मल्टीप्लाई बाय गिवन इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू सीरीज, न्यू मतलब बी वाली। और फॉरवर्ड के बाद बैकवर्ड का फॉर्मूला अगर अपन बनाने जाएंगे तो इसमें उसमें उसको उल्टा कर दिया गया है। तो बैकवर्ड का फॉर्मूला क्या होता है? बैकवर्ड में फॉर्मूला हो जाता है इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू ओवरलैपिंग ईयर इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज, वो तो फिक्स है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय गिवन ईयर इंडेक्स नंबर ऑफ, यहां ओल्ड आएगा, यहाँ ओल्ड है वहां न्यू है, चलो यहाँ ओल्ड कर लेना, ओल्ड सीरीज और या न्यू सीरीज। फार्मूला जरूर याद कर लें, क्वेश्चन नहीं आने वाला है, फार्मूला पूछा जा सकता है इसलिए याद कर लें। तो 4 ऑप्शन दिख ही जाएगा कौन सा करेक्ट है, खट से करो आगे बढ़ो, नमस्ते काय। ठीक है साहब। और उसके बाद इसमें लास्ट जो टॉपिक है वो है डिफ्लेटिंग। डिफ्लेटिंग का मतलब होता है मुद्रास्फीति, है ना। डिफ्लेटिंग का फॉर्मूला है करंट वैल्यू अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स नंबर, करंट प्राइस इंडेक्स नंबर इनटू 100। जरूरत पड़ेगी तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो नहीं पड़ेगी तो नहीं पड़ेंगे। मैंने टेस्ट में क्वेश्चन दिया कि रियल टर्म्स ऑफ रियल वेजेस उसका क्या होगा। अगर वो करंट ईयर की इनकम उसकी 500 रुपए है और करंट ईयर का सीपीआई जो है वो 200 रुपए है, तो इन टर्म्स ऑफ रियल वेजेस क्या है, तो 500 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 250 रुपए। बेस ईयर इंडेक्स नंबर 100 था, बढ़ करके 200 हो गया, तो 500 घट करके 250 हो गया, आधा। वो बड़ा डबल, ये हो गया आधा। वो हुआ ट्रिपल, ये और कम हो जाएगा। वो हुआ चपल, तो और कम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया मामला? इंडेक्स नंबर बाकी थ्योरी उसकी नोट्स में से पढ़ लेना। ड्रॉबैक्स ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है, कितने प्रकार के इंडेक्स नंबर बनते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स में। कोशिश हो कभी आपकी तो आपके पास टाइम मिले तो इंडेक्स नंबर भी आप मॉड्यूल से थ्योरी उसकी पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मॉड्यूल की लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ कि उसमें और बच्चा कंफ्यूज नहीं हो जाए। काम अगर इतना पढ़ाने से ही चल रहा है तो उसके अंदर कोई झमेला उसको करने की जरूरत पड़ेगी क्या। आपको मैंने प्रोबेबिलिटी के 6 क्वेश्चन करवाए, 7 क्वेश्चन 7 आपने कर लिए आराम से। उसके बाद अगर हम मई अटेम्प्ट के क्वेश्चन देखें इंडेक्स नंबर के, तो एक तो आपको उसने प्राइस दे रखी है 2021 की और एक प्राइस दे रखी है 2022 की,
और कमोडिटीज दे रखी हैं ए, बी और सी, और आपसे उनने बोला है कि फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर 2022 टेकिंग 2021 एज ए बेस बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? सिंपल एग्रीगेटिव मतलब इन तीनों का टोटल वो समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 मल्टीप्लाई बाय 100। इनाम गोली का कोई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस अटेम्प्ट में लोगों से बना क्यों नहीं, पढ़ के ही नहीं जाते हैं। उसके बाद एक बेस शिफ्टिंग का क्वेश्चन है, जैसा मैंने टेस्ट में दिया था वैसे ही बेस शिफ्ट करो और नए बेस के लिए इंडेक्स नंबर निकालना था, वो क्वेश्चन है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इन द ईयर 2015 एंड 2020 50 रुपए और 60 रुपए है ना। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन बहुत सरल है। वो ये बोल रहे हैं कि द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इन द ईयर 2015 एंड 2020 आर 50 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। प्राइस रिलेटिव फॉर 2015 ऑन 2020। 2015 के लिए प्राइस रिलेटिव बनाना है, 2020 को आधार मान के। तो अब 2015 करंट ईयर हो गया, तो उसकी कीमत आ गई ऊपर, इसकी आ गई नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आएगा? 83.33 आंसर। एक क्वेश्चन सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, एक क्वेश्चन बेस शिफ्टिंग का, शिफ्टेड बेस का नया इंडेक्स नंबर निकालो, एक जगह फिल द ब्लैंक दे रखा है, और एक क्वेश्चन ये वाला आया है, और एक क्वेश्चन में उनमें चेन बेस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला पूछ लिया है। क्या करा है? चेन बेस। ये 4 क्वेश्चन हो गए, इंडेक्स नंबर का कोटा खत्म हो गया। चेन बेस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर लिंक रिलेटिव मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस ईयर सीबीआई डिवाइडेड बाय 100। लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? एक क्वेश्चन थ्योरी का ये फॉर्मूला सीधा पूछ लिया, एक ये न्यूमेरिकल दे दिया है, एक आपको उनने बोला कि आप बेस शिफ्टिंग करके नया बेस से इंडेक्स नंबर निकालो, और एक उनने आपसे पूछ लिया है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का न्यूमेरिकल, और एक में आपसे उनने पूछ लिया है 5 क्वेश्चन तो इंडेक्स नंबर के आते ही आते हैं समेशन ऑफ। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखना कि ये PNQN आए ऐसा लिखा हुआ है, तो ये P1Q1 है। हाँ, वो अपन 1 लेते हैं, वो N लेते हैं, है ना। P1Q1 ये हो जाएगा आपका 249, फिर समेशन ऑफ P0Q0 ये आपका 150 है, फिर समेशन ऑफ PNQ0 मतलब PNQ0 यानी कि P1Q0 वो 145 है, ये सब दे रखा है। और पाशे का इंडेक्स नंबर आपको उनने दे रखा है 150, और उनने पूछा है कि फिशर का निकालो साहब। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कैसे निकालेंगे? लास्ट पर निकाल लेंगे, समेशन ऑफ P1Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0Q0, इन दोनों से लास्ट पर निकल जाएगा, और लास्ट पर और पाशे का मल्टीप्लाई करके रूट लगा देंगे तो फिशर निकल जाएगा। इतना तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अरे यार जवाब दो भाई, इतनी इंफॉर्मेशन देते हैं जो जरूरी होती है, और उनने वाला फिशर निकालो, तो पाशे क्या हो जाएगा, लास्ट पर एस क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ P1Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0Q0। 145 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना? 96.66। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट लगा दो, 120 उत्तर है। बोलो हाँ कि ना? देख लो, अब आपके सामने पेपर है साहब मई अटेम्प्ट का, इसके पहले जनवरी का भी ऐसे ही है, उसके पहले सितंबर का भी ऐसे ही आया था। कहीं कोई ऐसे बदले की भावना से पेपर नहीं बनाता। जो पढ़ाया है मैंने वो आप अगर करके जाओगे तो आप 40 में से 38 की तो मेरी गारंटी है। दो आपकी या मेरी किस्मत खराब हुई तो कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़े, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, उसके बाद बात आती है चैप्टर नंबर 1 की, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। इसके लिए हमको पूरी शिद्दत से
मॉड्यूल पढ़ लेना है, उसके क्वेश्चन मत देखना, नहीं तो सिर दुख जाएगा। सिर्फ मॉड्यूल रीड कर लेना, क्वेश्चन देखना है स्किनर के, उसमें से ही कोई 4 से 5 क्वेश्चन उठ करके आ जाएगी। स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, स्टैटिस्टिक्स कहां से बना, स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, वो स्टैटिस्टिकल लॉ ऑफ रेगुलरिटी, 3 लॉ है स्टैटिस्टिक्स के, वो लॉ जरूर वहां नाम पढ़ लेना, लॉ आपको समझ में नहीं आएंगे, साइंटिफिक शब्दों में लिखा हुआ है, लेकिन नाम आपको मालूम होना चाहिए कि 3 लॉ है, वो 3 लॉ आप नाम उनके याद कर लें। उसके बाद फिर बारिश शुरू होगी डेटा से। एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा। 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी डेटा और एक सेकेंडरी डेटा। नोट्स में प्रॉपर वे में टेबल बनी हुई है, 2 बार पढ़ लेना, याद नहीं करना है, रट्टम पट्टम नहीं करना है, सिर्फ याद होना चाहिए। सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने की मेथड्स, डायरेक्ट इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, क्वेश्चनर भरवा के, टेलीफोनिक इंटरव्यू, ये सब। सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा है ना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेना, पत्र पत्रिकाओं से, जर्नल से लेना, है ना, WHO, SSO, NSSO, ये सब ऑर्गेनाइजेशन से जो स्टैटिस्टिक्स में डील करते हैं, इन सब से लेना, ये सब इसमें आ जाएगा साहब। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की बात करेंगे तो 4 प्रकार से क्लासिफिकेशन हो रहा है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डेमोग्राफिकल और टेम्पोरल। ठीक, क्लासिफाइड हम करते हैं डेटा को, क्लासिफिकेशन करने के बाद हम उसकी टेबल बना लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, टेबुलेशन। टेबल के इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से घूम फिर करके टेबुलेशन में वो ही पूछ रहे हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लब स्टब क्या है, हेडिंग ऑफ रो, कैप्शन क्या है, हेडिंग ऑफ कॉलम, बॉडी क्या है, इंफॉर्मेशन ऑफ रो इन कॉलम इज इक्वल टू बॉडी, सोर्स नोट नीचे जहां से हमने इंफॉर्मेशन प्राप्त करी है, और फुट नोट दे देते हैं, वो देख लेना एक बार, उसको प्रॉपर वे में मॉड्यूल से पढ़ लेना। टेबुलेशन को तो एटलीस्ट पढ़ ही लेना सब लोग, टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन, कलेक्शन, ये सब पढ़ लेना। हेलो, हाँ बोलो जो है, हाँ गुड आफ्टरनून, बोलो। अभी तो वो मौसी के अकाउंट में लगाना पड़ेगा ना चेक, तुम तो अभी मौसी के अकाउंट में लगाओ चेक, उनके अकाउंट में स्लिप भर के डालो, उनके अकाउंट में कल पैसे आएंगे, फिर निकाल के देना रहे, हाथों हाथ पैसे नहीं आएंगे, कल या परसों में आएंगे पेमेंट। अभी अकाउंट मौसी के अकाउंट में जाके पूछ लो कौन सी ब्रांच में लगाना, कोटक में लगाना है, वहां जाके मौसी का नाम भर के, मौसी का अकाउंट नंबर भर के, अमाउंट भर के, स्लिप भर के, चेक और स्लिप दोनों देनी रहेगी बैंक में। वहां जाके बोलना कि मुझे चेक लगाना, कैसे लगाना वो बता देंगे, ठीक है। अभी तो चेक लगेगा, पेमेंट आएगा, फिर निकालेंगे। हाँ, फिर टेबुलेशन के बाद फिर क्या आता है, व्हाट इज टेबुलेशन के बाद, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन करने के कितने तरीके, एक तो डायग्राम और एक ग्राफ। डायग्राम में से पाई चार्ट पढ़ना अपने को, पाई चार्ट का क्वेश्चन, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 4 कंपोनेंट दे दिए हैं, 30 डिग्री का, 40 डिग्री का एंगल बनेगा, बड़ा कितना, छोटा कितना, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन, तो वो करना है। पाई चार्ट इधर से इंपॉर्टेंट है, इधर में अपने पास हिस्टोग्राम और ऑगिव कर्व, ये तो 4, बट हिस्टोग्राम और ऑगिव कर्व के क्वेश्चन रेगुलरली एग्जाम में पूछे जाना है। पिछले अटेम्प्ट में दोनों पूछ लिए गए, इस बार भी पूछे जा सकते हैं। इनके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती कि पिछली बार आ गए तो इस बार नहीं आएंगे, ये हर बार आएंगे, ठीक है। ऑगिव कर्व की सहायता से हम मीडियन निकाल लेते हैं और हिस्टोग्राम की सहायता से हम मोड निकाल लेते हैं। ग्राफ एंड डायग्राम्स को एक बार जरूर से फर्स्ट चैप्टर को पढ़ लीजिए साहब। उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डेंसिटी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तीनों की डेफिनेशन अपने को मालूम होना चाहिए। क्लास इंटरवल क्या होते हैं, अपर लिमिट माइनस क्लास लिमिट्स क्या होती हैं,
क्लास बाउंड्रीज क्या होती है, मिड वैल्यू क्या होती है, ये सब अपने को वो एक पेज का मुद्दा है कुल मिला करके मॉड्यूल के। कितने? एक पेज के। एक दो बार उसको रीड कर लो, चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। इस तरह से ये एक पार्ट भी इसका है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक 9 स्क्वायर टेबल, जैसा कि क्वेश्चन टेस्ट में आया होगा, 1000 लोग हैं, है ना, और टीका लगा है, बीमारी हुई है, चेचक की बीमारी हुई, राइट, आया कि नहीं आया? 1000 लोग हैं, 600 लोगों को चेचक की बीमारी हुई है, उसमें से 40% लोगों को टीका भी लगा है, 240 को, आया कि नहीं आया? और बीमार ठीक हो गए, इसमें से 400 लोग ठीक भी हो गए, तो 400 लोग ठीक हो गए। ऐसा हिसाब किताब 4 मालूम होती है तो बची हुई 5 प्लस माइनस करके निकल जाएगी। ये आप इधर करोगे तो ये 200 हो जाएगा, इधर आप करोगे तो ये 400 हो जाएगा, तो ये भी -200 हो जाएगा, इधर आप करोगे तो ये 640 जाएंगे तो 360 आ जाएंगे, इनको जोड़ोगे तो 560 हो जाएंगे। इस तरह से ये हिसाब किताब निकल जाएगा साहब। अब उन्होंने अपने से पूछ लिया कि उन लोगों की संख्या बताइए जिनको टीका भी नहीं लगा है और बीमार भी नहीं हुए। 200 नहीं आता है क्या ये करना? सन्नाटे में बैठी हुई क्लास, तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? हाँ, 9 स्क्वायर टेबल बना के करना, बिल्कुल अपना दिमाग मत लगाना कि हम ऐसे ही कर लेंगे, ठीक। उसके बाद लेस देन टाइप और मोर देन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन दिए जाते हैं, है ना, उनको पहले रेगुलर में बदलना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। 1 डायमेंशन डायग्राम कौन है? लाइन डायग्राम इज दी 1 डायमेंशन डायग्राम। बार डायग्राम, स्क्वायर डायग्राम, रेक्टेंगल, ऑल दीज आर दी 2 डायमेंशन। पाई चार्ट इज आल्सो 2 डायमेंशन। और क्यूब जो होता है वो 3 डायमेंशन होता है। तो ये डायमेंशन वाला मामला भी थोड़ा सा अपने को उसमें देखना पड़ेगा। उसके बाद सैंपलिंग, पॉपुलेशन, बड़ा ग्रुप हो इंडिविजुअल का वो पॉपुलेशन कहलाता है, उसमें से स्मॉल ग्रुप को ड्रॉ किया तो वो सैंपल कहलाता है। लार्ज ग्रुप is known as population, small group selected randomly from the population is known as sample। population size capital N, sample size small n। population से sample लेने की जो टेक्निक होती है उसको sampling बोला जाता है। the method of drawing a sample from the population is known as sampling। sampling कई प्रकार से पढ़ी जाती है। सबसे पहले नंबर पे आती है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, जो कि 2 तरह की होती है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें से विदाउट रिप्लेसमेंट को बेटर माना गया। कैपिटल एन साइज की पॉपुलेशन से अगर हम यहाँ टोटल सैंपल बनाने जाएंगे तो n की पावर n बनेंगे, और यहाँ पर टोटल पॉसिबल सैंपल बनेंगे NCN। यही टॉपिक से एक आध क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आ जाएगा, ये याद रखने वाली बात है। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, विद रिप्लेसमेंट में ज्यादा बनते हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट में कम बनते हैं, इसलिए उधर n की पावर n है और इधर क्या है NCN है। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड होती है, हर यूनिट को सैंपल में सिलेक्ट होने के इक्वल चांस मिलते हैं। ईच एंड एवरी यूनिट हैव इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड इन दी सैंपल, सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहलाती है, ठीक है साहब। उसके बाद दूसरी मेथड का नाम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में क्या करते हैं, होल पॉपुलेशन को हम डिफरेंट स्टेटा में डिवाइड कर देती। पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेटा, हर स्टेटा अपने आप में एक पॉपुलेशन हो जाता है, और हम सेम रेशो में से वहां से सैंपल ड्रॉ कर लेते हैं। सेम रेशो का सैंपल निकाल के सारे सैंपल को मिला करके एक सैंपल बना देते हैं, उसकी साइज n हो जाती है, वो सैंपल कहलाता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल, और मेथड कहलाती है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। सेम रेशो में सारे पॉपुलेशन से सैंपल को ड्रॉ किया जाता है। तीसरी मेथड का नाम है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। पॉपुलेशन छोटी हो, ऑल द पॉपुलेशन यूनिट्स आर सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज हो, तो इन दिस सिचुएशन हम सिस्टमेटिक मेथड का उपयोग करते हैं, जिसके अंदर पहली यूनिट रैंडमली सिलेक्ट की जाती है, बाकी के यूनिट ऑटोमेटिकली एक निश्चित इंटरवल से चुन ली जाती है। जैसे पहले नंबर पे आई तो अगली i+k हो जाएगी, उसकी अगली i+2k हो जाएगी, उसके अगली i+3k हो जाएगी, ऐसे करते हैं i+n-1k हो जाएगी। दिस इज द ith सैंपल, ये एक एग्जांपल है ith सैंपल का। अब आप i की जगह रख दोगे 5 और k की जगह रख दोगे 10, तो 5वें नंबर की
15वें नंबर की, 25वें नंबर की, 35वें नंबर की, ऐसे 9995 नंबर की यूनिट सिलेक्ट हो जाएगी अगर 10 साइज 1000 की पॉपुलेशन है तो। 1000 की पॉपुलेशन है और 100 का सैंपल ले रहे हैं तो 1000/100 के 10 आ जाएगा। 1000/100 10, तो 10-10 के इंटरवल से निकल गए। अगर आप 200 का निकालोगे तो 20 आ जाएगा, तो 20-20 के इंटरवल से निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है? इतना आ रहा मामला। ये कौन सी मेथड कहला रही है? सिस्टमेटिक मेथड कहला रही है। उसके बाद एक जजमेंट सैंपलिंग है जिसमें इन्वेस्टिगेटर अपने जजमेंट के हिसाब से सैंपल ड्रॉ करता है, वो नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड कहलाती है। उसके बाद मल्टी लेवल सैंपलिंग है जिसमें कई लेवल में जाकर के सैंपलिंग करते हैं, वो भी एक नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड है। उसके बाद कोटा सैंपलिंग में जिसमें कोटा बांट करके सैंपल निकाला जाता है, वो भी एक नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड है। उसके बाद सिक्वेंशियल सैंपलिंग में जिसमें कई सारे सैंपल निकाले जाते हैं और एक साथ लेकर के सबकी जांच की जाती है, वो नतीजा निकाला जाता है कि सैंपल को पास किया जाए या फेल किया जाए। तो ऐसे बहुत सारी सैंपलिंग मेथड्स होती है। काम अपने को मॉड्यूल में 5 दे रखी है, उन 5 के बारे में अपने को बात करनी है। ओके, फिर जब हम कैपिटल एन साइज की पॉपुलेशन से स्मॉल एन साइज का सैंपल ड्रॉ करते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट मेथड से, तो टोटल पॉसिबल बनते हैं एनसीएन सैंपल बनते हैं। कितने बनते हैं? एनसीएन। तो T1 उनका पहले का स्टैटिस्टिक, T2 दूसरे का, T3 चौथे का, T4 इस तरह से करते करते T के जो है वो केवे नंबर के सैंपल का स्टैटिस्टिक हो जाता है। और ये जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है ये कहलाता है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाता है? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ T। अगर हमने 10 साइज की पॉपुलेशन से 2 साइज का सैंपल निकाला तो हमारे टोटल पॉसिबल कितने सैंपल बनेंगे? 45। कितने बनेंगे? 10C2 मतलब कितना? 45। अब T1 पहले का स्टैटिस्टिक, T2 दूसरे का, T3 तीसरे का, ऐसे T45 नंबर का स्टैटिस्टिक आ गया। अब ये 45 स्टैटिस्टिक हो गए, इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। अब हमने इनका मीन निकाला तो इनका मीन निकलेगा, वेरिएंस निकाला तो इनका वेरिएंस निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, जिसको हमने नाम दे दिया है स्टैंडर्ड एरर। व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर? स्टैंडर्ड एरर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन इन सैंपलिंग। सैंपलिंग में स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड एरर बोला जाता है। बोलो हाँ कि ना। ये जनरल हमने टी की बात करी है। टी की जगह हमने सैंपल मीन रख दिया, x1 बार, x2 बार, x3 बार, ऐसे x45 बार, तो ये कहलाएगा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। क्या कहलाएगा? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन कहलाएगा। दिस इज नोन एज सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। और फिर इसका जो मीन निकलेगा उसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार, वो म्यू के बराबर होगा। इसका जो वेरिएंस होगा वो वेरिएंस ऑफ x बार, वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन n के बराबर होगा। और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार, वो सिग्मा बाय रूट n के बराबर होगा। तो दिस इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। सैंपल मीन के सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर सिग्मा अपॉन रूट n के बराबर होता है। अब सिग्मा मालूम है और n मालूम है तो हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो हाँ कि ना। टी जो है वो थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है। टी स्टैटिस्टिक है, थीटा पैरामीटर है। टी की सहायता से हम थीटा को एस्टिमेट कर रहे हैं। टी थीटा का अच्छा एस्टिमेटर कहलाएगा अगर वो अनबायस्ड है तो, अगर वो कंसिस्टेंट है तो, अगर वो इफिशिएंट है तो, और अगर वो सफिशिएंट है तो टी इज द बेस्ट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ये जो चीजें है ये आपको याद रखनी है, खास करके स्टैंडर्ड एरर को आपको समझना है। इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन सैंपलिंग के, या एक साथ सैंपलिंग मेथड पूछ लेते हैं, एक आध स्टैंडर्ड एरर का क्वेश्चन डाल देते हैं, कोटा खत्म। ठीक है साहब, क्लियर। फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हाउ मेनी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो आप मेरे को पढ़ा दोगे। हाउ मेनी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। विच वन इज द बेस्ट एवरेज? विच वन इज द पोजिशनल एवरेज?
मीडियन एंड मोड बोथ। हाँ, अगर बोथ का ऑप्शन नहीं है तो फिर मीडियन, और अगर मीडियन भी नहीं है तो फिर मोड। सिचुएशन के हिसाब से अपना भी उत्तर बदलता जाएगा। ठीक है। मोड इज इल डिफाइंड एवरेज, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आर द एवरेज ऑफ रेट्स एंड रेशो। हायर ऑर्डर एवरेज कहलाते हैं, इनको हम एवरेज ऑफ रेट एंड रेशो बोलते हैं। इधर से मीन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कंबाइंड मीन, फार्मूला आता ही है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, और एक करेक्टेड मीन का फार्मूला। ये एक इनका न्यूमेरिकल आएगा तो करके आओगे कि नहीं आओगे सब। ठीक। उसके बाद रिलेशन मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और एक रिलेशन जी स्क्वायर इज इक्वल टू n2h, और एक और न्यूमेरिकल अगर आया है तो स्पीड वाला। चूंकि अभी आ चुका है मई अटेम्प्ट में हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन, तो अभी चांस कम है कि वो पूछेंगे। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन का डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन 4 वैल्यू दे दी और बोले ज्योमेट्रिक मीन निकालो, वो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। प्रॉपर्टी से ईच वैल्यू इज रिप्लेस बाय देयर ज्योमेट्रिक मीन, दी प्रोडक्ट रिमेन्स दी सेम। हर वैल्यू को उसके ज्योमेट्रिक मीन से बदल दे तो प्रोडक्ट के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। मीडियन ग्राफिकली कैलकुलेट होता है विद द हेल्प ऑफ ऑगिव कर्व, मोड इज कैलकुलेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। मीडियन एंड बोथ आर नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज अफेक्टेड नहीं होते। सुटेबल एवरेज इन केस ऑफ ओपन एंड क्लास इंटरवल, ओपन एंड क्लास इंटरवल में सुटेबल माने जाते हैं। ठीक है साहब, इतनी सी देर से ज्यादा का सेंट्रल टेंडेंसी है नहीं। कुछ बच गया हो तो बताओ, 5 मिनट का है। चलिए साहब, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, इक्वल टू इन ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। व्हेन data are unequal, all the data are equal, then all the mean are also equal. ओके। स्पीड के मामले में जो हार्मोनिक मीन यूज होता है, एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज या एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज निकालना हो तो ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल एवरेज के रूप में किया जाता है। ये तो सबका अच्छा हो गया होगा चैप्टर, 5 6 7 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, कर देना। फिर दूसरा चैप्टर अपना मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हमको ये बताती है कि विद रिस्पेक्ट टू एवरेज पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में जो डेटा है वो किस तरीके से फैले हुए, हाउ दी ऑब्जर्वेशंस आर स्प्रेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एवरेज, दिस टेंडेंसी इज नोन एज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन को मेजर करने के 4 मेजरमेंट होते हैं, जिनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो एब्सोल्यूट मेजरमेंट और एक रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजरमेंट कौन कौन हो गए, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन से याद आया कि वो वैल्यू जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को कई बराबर भागों में बांटती है वो पार्टीशन वैल्यू कहलाती है। पहली पार्टीशन वैल्यू मीडियन है, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 2 भागों में बांटती है। दूसरी पार्टीशन वैल्यू क्वार्टाइल है, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 4 बराबर भागों में बांटती है। तीसरी पार्टीशन वैल्यू डिसाइल है, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 10 बराबर भागों में बांटती है। और चौथी जो है वो परसेंटाइल है, जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 100 बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो क्वार्टाइल के लिए अपने को, क्वार्टाइल डेविएशन के लिए अपने को क्वार्टाइल पढ़ना पड़ता है। इन चारों के अपन ने को फार्मूले पढ़े हैं, साथ में इनके कोफिशिएंट भी पढ़े हैं। कोफिशिएंट के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखने वाली बात है। उसके बाद फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के अपन ने 3 फार्मूले पढ़े हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम वेरिएंस के रूप में पढ़ते हैं। एक है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। एक है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और एक है समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना। रूट लगा दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाए। इसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि काफी पूछा जाता है, सीबी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। 3 में से 2 मालूम हो तो तीसरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। चलिए, रिलेटिव मेजरमेंट होता है, 2 सीरीज में वेरिएबिलिटी की तुलना करने के काम आता है। कौन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उसके बाद एक कंबाइंड वेरिएंस का फार्मूला है और एक करेक्टेड वेरिएंस का फार्मूला है। देख लेना फार्मूले दोनों।
याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर बारी आती है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल की। मीन मीडियन मोड आर affected by change of origin and scale both. Measures of dispersion are not affected by change of origin but affected by change of scale. कितने कितने होते हैं आपको सबको मालूम है। वेरिएंस में स्क्वायर करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन में, रेंज में, क्वार्टर डेविएशन में नहीं करना है। जैसा है जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद फर्स्ट एंड नेशनल नंबर का मीन, फर्स्ट एंड नेशनल नंबर का वेरिएंस, फर्स्ट एंड नेशनल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है साहब। उसके बाद हमने एक स्क्यूनेस नाम की प्रॉपर्टी पढ़ी। स्क्यूनेस अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं होता है तो स्क्यूड होता है, और स्क्यूनेस दो प्रकार से होती है, एक पॉजिटिव स्क्यूनेस और एक नेगेटिव स्क्यूनेस। स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए कोफिशिएंट निकालना पड़ता है बीटा 1, जिसका फार्मूला होता है मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा, नंबर 1। दूसरा फार्मूला Q3 माइनस ट्वाइस Q2 प्लस Q1 अपॉन Q3 माइनस Q1। तीसरा फार्मूला बीटा 1 इज इक्वल टू μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। अगर बीटा 1 की वैल्यू 0 आती है तो हम बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। If beta 1 is equal to 0, distribution is symmetrical. If beta 1 is greater than 0, distribution is positively skewed. If beta 1 is less than 0, distribution is negatively skewed. देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया था अभी मैंने, कैसा होता है? स्क्यूड की सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल होता है। उसका μ1 कितना होता है? μ2, μ3, और बीटा 1 का फार्मूला होता है μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। अब μ3 0 है तो बीटा 1 भी क्या हो जाएगा? 0 है ना, सिमेट्रिकल कि नहीं है? चलिए साहब, तो बीटा 1 कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हो गया। मोमेंट्स निकालना है, अगर कोई दे दिए उनने, कोई डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया और मोमेंट निकालना है तो μ1 तो हमेशा क्या होता है? 0 होता है। μ2 हो जाएगा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, दिस इज सिग्मा स्क्वायर। μ3 हो जाएगा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार की पावर 3 अपॉन n, दिस इज μ3, और μ4 में पावर जो है वो 4 हो जाएगी साहब। एक बार आया है क्वेश्चन ऐसा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन μ3 पूछ लिया है तो 3 पावर तक जाओ, टोटल लगाओ, डिवाइड कर दो। ये सब मीन ही है, सब दूर जोड़ करके डिवाइड कर, पूरे सारे जहां भी गए हैं मीन ही करा है, जोड़ करके डिवाइड करना, इसलिए तो मीन महान है। जोड़ करके डिवाइड करना नहीं होता तो मीन डेविएशन भी नहीं होता, वेरिएंस भी नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं होता, कुछ नहीं होता भैया। चलिए साहब और बताइए, इसके अलावा इस चैप्टर में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मीन मीडियन मोड इक्वल होंगे। अब उसको आप यहां पढ़ लें या नॉर्मल में पढ़ लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड हमेशा इक्वल, चाहे वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो, हमेशा मीन मीडियन मोड क्या होंगे? इक्वल होंगे। सिग्मा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन 4/5 सिग्मा होना है, क्वार्टर डेविएशन 2/3 सिग्मा होना। एक क्वेश्चन इसका भी टेस्ट में था कि नहीं था? ये था वो, सिग्मा इज इक्वल टू 5/4 मीन डेविएशन, करेक्ट आंसर। ये याद कर लीजिएगा साहब। और बताइए, मैंने आपसे बोला था 3 घंटे दे दो आप, और जो है अब इसके अलावा बचते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट जो अपन ने नहीं करा है।
जैसे कंबाइंड मीन, करेक्टेड मीन के न्यूमेरिकल, या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, है ना, कोरिलेशन के, रैंक कोरिलेशन के न्यूमेरिकल्स अपन ने नहीं करे हैं। न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन जैसे आपकी कॉपी में करे हुए हैं, तो उसके लिए आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, आपको जो कॉपी में क्वेश्चन कराए वो आप देख लो, और आखिरी बार फिर मैं आपको वही सलाह दूंगा कि स्कैनर को प्रॉपर वे में करके जाओ। पेपर कठिन नहीं आएगा, अगर आपको सब आता है तो सब सरल है, और अगर आपको कुछ नहीं आता तो सरल पेपर भी आपके लिए कठिन है, क्योंकि ये जो मई अटेम्प्ट का पेपर मैं बता रहा हूं, इसमें मैंने कई लड़कियों को रोते हुए देखा है। अब इससे सरल आदमी क्या पूछेगा, पढ़ती लिखती नहीं है लड़कियां, फिर बाद में रोना धोना मचाती हैं। पर जो है आपको जितना पढ़ाया है उतना पढ़ लेना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इधर उधर के कोई कह दे कि साहब ये मेरे को क्वेश्चन मिले 50 कर लो, हाँ, और रुक जाओ जरा, दो बस 5 मिनट और। एक सनराइज और सनसेट में आदमी बड़ा कंफ्यूज है। अरे भैया वो एक तो अभी सुबह सुबह उसको खड़े रह के दिखाना पड़ा कि देख तेरी छाया किधर जा रही है, तो उसकी सहेली को सामने खड़ा करा। मॉर्निंग में अगर वो नॉर्थ और ईस्ट से खड़े हैं, नॉर्थ और साउथ फेसिंग, ये ए है ये बी है, तो इसकी छाया इधर पड़ेगी और इसकी इधर पड़ेगी। ए की छाया बी के लेफ्ट में है और ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है, तो ए की जो छाया पड़ रही है वो बी के लेफ्ट में पड़ रही है और बी की जो छाया पड़ रही है वो इसके राइट में पड़ रही है। अब उनने पूछ लिया कि कौन किस डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, तो ये क्वेश्चन था टेस्ट पेपर में, करा कि नहीं करा तुम लोगों ने? दिक्कत जा रही क्या इसमें? घड़ी वाले में दिक्कत जा रही है। सुबह का टाइम है, शाम के टाइम में उल्टा मामला हो जाएगा, सूरज उठ करके इधर आ जाएगा। जो क्वेश्चन दिए हैं, जो गामा वाले बच्चों को मैंने सेट 3 दिया है, सुन लो, सिटिंग अरेंजमेंट का सेट 3 मैंने गामा वाले बच्चों को दिया है। सिटिंग अरेंजमेंट का सेट 3 अल्फा बीटा वाले बच्चे उसने सब चले गए थे। लास्ट में सौरभ सर ने और दीपक सर ने इस तरह से दौड़ा दौड़ा के मारा है कि आदमी को अगर नाटा का कोई फैकल्टी दिख भी जाती है तो मुंह फेर के निकल लेता है, वो पहचानता भी नहीं कि कौन सा मास्टर जा रहा है, तो एंड में भाग गए थे। मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट का अभी इमीडिएटली मैं सेट 3 डाल रहा हूं, उसको आप जरूर घर पे प्रैक्टिस के तौर पे कर लेना। जो 3 सेट मैंने आपको दिए हैं, अगर आपके उसके सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको एग्जाम में गारंटी के साथ क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, करोगे कि नहीं करोगे? चलो मैं डाल देता हूं क्वेश्चन, बाकी सबको अच्छे से पढ़ना। सुन लो, एक भाई साहब पूछ रहे थे कि पेंसिल से निशान लगाने हैं। जी, पेंसिल से ही लगाने हैं। पेंसिल, रबर, शॉर्पनर लेके जाइए, पेन भी लेके जाइए, लेकिन पेन का काम आपको अपना नाम और रोल नंबर लिखने के आएगा। गोले पेंसिल से लगाने हैं, प्रॉपर तरीके से गोले लगाने हैं। गोले अगर आपने ढंग से नहीं भरे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। वो मशीन है, वो मैनुअल चेक नहीं कर रहा है कि हाँ इसने इस पे गोला लगा तो टिक कर दो, वो स्कैन करेगी उसको प्रॉपर तरीके से, और इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से आपको करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले आंसर लगाते हैं, फिर आराम से शांति से बैठ के गोले लगाते हैं। ऐसे लोगों के साथ बाद में ये ट्रेजेडी हो जाती है कि वो पता चल रहा है 50 गोले लगे और वो लेके छीन के चले गए। तो क्वेश्चन, सबसे पहला काम, पेपर आया, आराम से 2 से 3 मिनट आप उस पे सुनो, काम की चीज बता रहा हूं, 2-3 मिनट आप उस पेपर को पूरा 1 से लेकर 100 तक नजर मारो। जैसे आपके हाथ में पेपर आया, आप देखोगे ये दिखेगा टाइम वैल्यू मनी के क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चंस के थे, ये इंटीग्रल का अलग ही दिख जाएगा, है ना, ये आया, ये करेक्टेड मीन आ गया, ये प्रोबेबिलिटी दिख रही है, ये लास्ट पारे पासे फिशर ये दिख रहा है। ढूंढ ढूंढ के स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन पहले कर लेना। इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मेरा सब्जेक्ट है मैं पढ़ाता हूं इसलिए कह रहा हूं,
इसलिए बोल रहा हूं कि वो आप पहले करोगे तो आपका समय बच जाएगा, नंबर एक फायदा। नंबर दो, आपके 30, 35, 40 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो आपका वो प्रेशर खत्म हो जाएगा कि यार पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा कि यार 35, 40 क्वेश्चन तो मैंने सही करके रख दिए हैं। फिर आप बचे हुए टाइमिंग में रीजनिंग करना, पहले रीजनिंग में भी डायरेक्शंस एंड सिटिंग अरेंजमेंट के इजी इजी क्वेश्चन जो दिख रहे हैं वो कर दो, पहले सेफर साइड कर लो भैया। 50 क्वेश्चन हो गए, 50 सही है, बिल्कुल पास तो हो रहा है। उसके बाद आप आखिरी में 40 क्वेश्चन मैथ्स पे अपना हाथ आजमाओ। अब आपकी कोशिश पास होने की नहीं है, अब आपकी कोशिश उस सब्जेक्ट में 80 नंबर 90 नंबर लाने की है। उसमें जो बने वो करो, जो ना बने पहली फुर्सत में छोड़ दो। अगर आप उसमें वो करने जाओगे और गलत हो गए, माइनस मार्किंग आपको ले डूबेगी। अभी भी टेस्ट में यही हो रहा है, कॉपी देखी है मैंने, चेक हो रही है अभी कि बच्चे माइनस मार्किंग कर रहे हैं। आप पूरा पेपर, और कई बार आप देखना, आप इस चीज को नोट करना कि आखिरी आखिरी में आपको इजी क्वेश्चन दिखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि यार पीछे से करने में मेरे को ज्यादा फायदा दिख रहा है तो आप पीछे से करना शुरू करो। कोई वहां पे सौगंधी नहीं कि एक नंबर से शुरू करना है। जो जो बनते जा रहे हैं वो करते जाओ, समय बचेगा। समझ में आ रहा है ना? 15 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के कम से कम ऐसे होंगे जो आप आराम से 5-7 मिनट में निपटा लोगे। चेन बेस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला पूछा है, कितनी देर में होगा देख करके टिक करना है। दोनों बी दे रखे हैं, आर निकालो। ये मई अटेम्प्ट के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। आर दे रखा है 0.6, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालो 0.36। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मोड और मीन दे रखा है, मीडियन पूछा है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। ऐसे क्वेश्चन छांट छांट के कर लो, छोड़ दो, हो गया स्टैटिस्टिक्स पूरा। प्रोबेबिलिटी का हो गया। लीप ईयर वाला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन घर से करके गए, उत्तर 2/7 है मालूम है, 2/7। मैं अभी इस पेपर में आपको 20 क्वेश्चन ऐसे दिखा दूंगा जो आप 10 मिनट में कर लोगे, गिना सकता हूं मैं, आप कर लो, आप वो करके रख दो। रीजनिंग कर लो, इजी इजी जो भी बन रहा है सब कर लो। कठिन पे हाथ पैर मार के पहले समय बर्बाद करने का कोई औचित्य नहीं है। 100 क्वेश्चन में जितने बन रहे हैं वो कर लिए, रख दिए, टिक कर दिए, 50, 55, 60 जो भी होगा। अब उन पे नजर मारी जाए जिनको हमने छोड़ा है, और आराम से जिसको हमको लग रहा है कि इसको सॉल्व करके आंसर निकल रहा है उसका टिक करो, जिसको नहीं लग रहा है उसको छोड़ दो। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप मैथ्स मत करो, मैं कह रहा हूं उसको आप जब 60 मिनट में आराम से आप ये 60 क्वेश्चन निपटा लोगे, 40 स्टेट के और 20 रीजनिंग के, बचे हुए 60 मिनट में आप आराम से मैथ्स करो। 1 घंटा है आपके पास और क्वेश्चन बचे हैं 40। उसमें भी टाइम वैल्यू बनी के खटाखट 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 आपके होते जाएंगे। अगर आप वहां सीरीज से चलना शुरू करोगे तो आप 100 नंबर तक के क्वेश्चन पे नहीं पहुंच पाओगे। समझ में आ गया? अभी जैसे मई अटेम है, इसमें उनने 1 से 40 तक मैथ्स दिया है, 41 से 60 तक रीजनिंग है, और 61 से लेके 100 तक के, 61 से 100 तक के क्वेश्चन स्टेट के हैं। तो यहां और आसान काम हो गया, पहले 61 से लेके 100 सॉल्व कर दो, खत्म। फिर 41 से 60 में रीजनिंग निपटाओ, फिर आखिरी में 1 से 40 पे आओ। उसमें आपका जितना समय आप लगा सकते हो वो बोनस नंबर है आपके, इसको आप आजमा के देखना, फायदे में रहोगे। और तीसरी बात, जब भी इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करो, जैसे आपने 61 से 100 शुरू करे, आपने 61 का गोला लगा दिया 62 का, तो सावधानी पूर्वक, क्या ऐसा ना हो कि 65 का 66 में लग जाए या 66 का 65 में गोला लग जाए, वहां से आपकी सीक्वेंस खराब हो जाएगी। तो बेहद सावधानी से आपको उसको करना है। पेपर पे लिखने की परमिशन नहीं है। अगर आपने पेपर में कुछ भी लिखा तो आपसे पेपर ले लिया जाएगा। आपको रफ पेज मिलेगा, उसके ऊपर आपको उस जो भी सॉल्व करना है वो आपको उसके ऊपर सॉल्व करना है। समझ में आ गई बात? कोशिश करें कि एग्जाम अगर 2 बजे से है तो आप 1:30 बजे सेंटर के अंदर पहुंच जाएं। 2 में 5 की देर पे घुसने की कोशिश ना करें भाई, वो लड़कियों की आदत रहती है, वही गेट में घुसते घुसते तक फार्मूला याद कर रही है, लास्ट पहले लास्ट पहले लास्ट पहले, पाशे पाशे पाशे, याद नहीं हो रहा, कंबाइन मीन कंबाइन, ऐसी की तेज।
वो बेचारे ऐसे माहौल, पूरा घर तनाव में रहता है। अगर वो लड़की घर में रह रही है तो उसके परिवार में सबसे ज्यादा तनाव में उसकी माँ। अरे कल तो बिट्टू का पेपर है, बिट्टू ने पूरे 4 महीने मजे मारे एकेडमी में आके, पढ़ी लिखी कुछ करी नहीं। अब बिट्टू आखिरी में माहौल बनाए घर में कि अरे पेपर है मम्मी, पेपर है मैथ्स स्टेट का, अरे वो खत्री सर है, उन्हें को तो कुछ आता ही नहीं है मम्मी, भले ही तू मेरी सहेली से। अच्छा, बिट्टू की सहेली सिट्टू भी उसकी जैसी, एक जैसी है। सिट्टू से पूछ ले, सिट्टू हाँ आंटी वो तो ऐसे ही, खत्री सर तो ऐसे ही। अब भैया फिर वो आखिरी के दिनों में फार्मे रट्टम रट्टम, उस समय में बिट्टू और सिट्टू को किसी ने ज्ञान दे दिया कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ऐसे समय पे ज्ञान बहुत मिल जाता है। तो वो बिट्टू सिट्टू सब छोड़ के किस में भिड़ गई, प्रोबेबिलिटी में भिड़ गई। अब वो आखिरी दम तक, और वो 2 बजे पेपर है, तो गिरते पड़ते वो 1:15 बजे घर से निकली हैं। पिताजी भी स्कूटर लेके खड़े हैं, भाई भी लेके खड़ा है। क्या बोलो बिट्टू किस पे बैठेगी, तो उनने कहा चलो पापा छोड़ के आओ। तो पापा बेचारे जा रहे हैं और बिट्टू पीछे बैठ के लास पारे लास पारे लास पाशे 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 लास पारे लास पारे लास पारे पाशे पाशे पाशे, वो चल रहा है बिट्टू। बिट्टू वही साल भर की मेहनत उस 10 मिनट में लगाना चाहती, और फिर वहां पे भी गिरते पड़ते, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 1:45 ही बजी है, 2 बजे तो मेरा पेपर है। और फिर वो 2 में 5 की देर पे बिट्टू गिरती पड़ती एग्जामिनेशन हॉल में घुसेगी, कॉपी मांगेगी, रोल नंबर, उसमें 2-4 मिनट कहीं कहीं ज्यादा हो गए। और फिर पेपर खोलते से ही पहले 5 क्वेश्चन बिट्टू को इंटीग्रेशन के दिख गए और अगले 5 दिख गए प्रोबेबिलिटी के। तो वही बिट्टू की खत्री सर की ऐसी की तैसी, और फलाना और नास पिटे और कीड़े पड़े और फलाना और ढिकाना, और साल भर कुछ नहीं कराया और पैसे लूट लिए हमसे तो, और हम तो बेवकूफ बन गए। 2:15 पे बिट्टू जो है इस मोड में आ जाएगी। ठीक है भाई साहब, तो मेहरबानी करके पढ़ें, शरीर को आराम दें, दिमाग को आराम दें। अभी आप बहुत थके हुए हो, दिमाग भी आपका थक चुका है, शरीर तो थका ही है, आंखें दिमाग सब। ऊपर से फिर क्या होगा, थर्ड पेपर आते आते 2 भारी भरकम पेपर आप दे चुके होंगे। मतलब जो भी आपकी थोड़ी बहुत जो एनर्जी बची है वो इन 2 पेपर में लग जाएगी। हमारा बहुत कुछ डिपेंड करता है, हमारा भाग्य, हमारा मतलब हम 2 लोग पढ़ाते हैं, एक का तो बहुत मजबूत है, तो मैं मेरे ही बोल देता हूं। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि असीम त्रिवेदी का भाग्य कैसा है, क्योंकि वो लॉ का पेपर अगर सही साठ आदमी का जाता है तो उसमें क्या होता है, अगर उसका वो पेपर बिगड़ गया, किस तारीख को तुम्हारा लॉ का पेपर और 20 को मैथ्स स्टेट होगा, तो अब क्या होगा कि 18 का दिन जो लॉ का है ना, वो बहुत 2 से 5 का टाइम है शायद मेरे ख्याल से, तो 5, 6, 6:30 बजे तक आदमी बड़ा गमगीन बिट्टू घर पहुंचेगी, है ना। लॉ का पेपर बिगड़ गया मम्मी, और सौरभ सर तो अच्छा पढ़ा रहे थे, असीम सर को नहीं आता, या असीम सर तो अच्छा पढ़ा रहे थे, सौरभ सर को, बिट्टू को कंधे की और सर की जरूरत पड़ेगी ठीकरा फोड़ने के लिए। अब वो दिन क्या होगा, पूरा उसका सदमे में चले जाएगा, पेपर बिगड़ गया, पेपर बिगड़। तो वो जो 4-5-6 घंटे आप 18 तारीख को मैथ्स स्टेट पढ़ने वाले थे, वो आपके बिगड़ जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी उस पेपर की सफलता या असफलता को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि अभी आपको पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 देना है। और आए बराबर खाए पिए सो जाए, अगला पूरा दिन है, उसका अगला आधा दिन है, उसमें जो जो भी कॉपी बनी है, फार्मूले लिखे हैं, थ्योरी वाली मेरे नोट्स में जो थ्योरी दे रखी है उसको रीड कर लें, फार्मूले को पढ़ लें, लिख लिख के फार्मूले को देख लें आराम से। और 2 बजे पेपर है तो 12 बजे निवृत्त हो जाए साहब, अब नहीं पढ़ेंगे, अब सेंटर वेंटर जाए, और सेंटर जाके एक महान काम करें, 10-20 की कॉन्फिडेंस की ऐसी की तैसी कर दे। जैसे आपको दिखे कि 8-10 झुंड में खड़े, और प्रोबेबिलिटी पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बेस थ्योरम तो आ ही रही है यार, ऐसे 2-4-5 नाम रिग्रेशन फिग्रेशन पेल दो, और रिग्रेशन 2 लाइन आती कि नहीं आती, तो उसमें क्या होगा, 2-4-5 का कॉन्फिडेंस क्या होगा, पेपर के पहले ही
हो जाएगा। तो अगर आप सब मिलके, एक आदमी 4 को भी शहीद करता है तो अपने यहाँ के 100 मिलके 400 कॉम्पिटिटर अपन उसी दिन खत्म कर सकते हैं। ठीक है, 400 खत्म होंगे तो अपने यहाँ के 10 की जगह तो बनी जाएगी। ठीक है, पर अपने एकेडमी का बच्चा नहीं होना चाहिए, दूसरी एकेडमी का होना चाहिए। देख लो, हाँ वो तो पता चल जाएगा तुमको कि कौन सी अपनी एकेडमी का कौन सा। वो कॉपी वॉपी बांटने भी बहुत आते हैं दूसरी एकेडमी वाले, कॉपी नोट्स आपके नंबर भी लेके जाएंगे। नंबर कोई अपना मांगे, और अगर अपने को एग्जाम के बाद का टाइम, जैसे अपनी एग्जाम खत्म हुई और महीना भर 15 दिन सुकून और शांति से बिताना है, तो अपने को अपना नंबर किसी से शेयर नहीं करना। नहीं तो क्या होगा, वो दिन रात उनके कॉलिंग सेंटर वाले फोन लगा लगा के आपको दुखी कर देंगे। समझ में आ रही है? आपको जहां भी करना है, जैसे भी करना है, वो आप खुद तय कर लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं आज के जमाने में। लेकिन अगर आप नंबर बांटिया है, न जाने कौन कौन सी कोचिंग से फोन आएंगे और आप परेशान हो जाओगे दिन रात। वो 10-10 बार कॉल करेंगे, लालच प्रलोभन देंगे, आ जाओ हम तुमको नोट्स दे रहे हैं, आ जाओ एक बार देख के विजिट करके जा। मना कर दो कि ना यार तुम वो सब छोड़ो, तुम बैंकॉक पटाया घुमा रहा हो क्या, तो बात करो। इसके अलावा अभी हमारे पास बात करने का टाइम नहीं है, खर्चा का। चलो बैंकॉक पटाया दूर के, गोवा ले चलो। शिमला इमला तो अपन जाएंगे नहीं, उधर जाएंगे तो वापिस नहीं आएंगे। ठीक है, वो शिमला इमला की राय दूसरी कोचिंग वाले को देनी है कि जब तो शिमला घूम के आया, वहां बहुत मजा आता है। समझ में आ गया? और उड़ता तीर कोई भी आए, कोई क्वेश्चन पेपर, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई ने वीडियो डाल दिया कि ये पढ़ लेना रे भाई, कोई भगवान नहीं है। किसी को सपना नहीं आ रहा कि आईसीआई ने क्या पूछने वाला है। तो बिल्कुल भी डिस्ट्रक्टेड माइंड को नहीं करना, और जितना पढ़ कर लिया है हर सब्जेक्ट में उतना ही वापस पढ़ के रिवाइज जाना है। नए करने की कोशिश नहीं करनी है, अब टाइम नहीं बचा है अपने पास। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? और हर पेपर में जाओ 2-4-5 को शहीद करिए आओ, एक एक आदमी, क्योंकि जब दूसरे फेल होंगे तभी तो अपन पास होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं टंगनी मार के गिराना। ठीक है, चलो ओके, ऑल द बेस्ट सबको। बहुत अच्छे से सब बच्चे पढ़ कर आना, सब बहुत प्यारे प्यारे अच्छे बच्चे हो तुम सब, और खूब मेहनत करना और बढ़िया से पेपर दे करके आना। ठीक है, चलो ओके। बाकी मैं एक सेंटर पे तो पहुंचूंगा, 2-3 सेंटर जो भी मिल जाए। विजयनगर वाले जाता हूँ ज्यादा। तुम रोल नंबर आ गए?